Alright, class 9. Now we move on to the last chapter of history for your 2020-21 session. In the Nazism and the rise of Hitler, we will discuss about very interesting personality of history, Adolf Hitler, and the politics devised by Hitler, Nazism. Chapter 3 आपका डील करेगा नाजिज्म और हिटलर के बारे में. हिटलर यू हैव ऑल नोन वेरी वेल, आपने लाइफ में कभी ना कभी इसको देखा होगा. हिटलर पर काफ़ी सीरीज़ भी बनी है डिस्कवरी में, हिस्ट्री चैनल में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे. तो वहाँ पर भी आपने अगर इसको नोट किया हो तो हिटलर जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का. तो उसी के कुछ हिस्से को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हिटलर जो है वो जर्मनी में आया, कैसे उसने अपना एक पॉलिटिक सिस्टम जो है, नया सिस्टम जिसे नाजिज्म कहा जाता है, उसको उसने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने. तो जो नाजिज्म है ये फासिज्म से इंटरेक्ट होकर आया है. नाजिज्म क्या है, फासिज्म क्या है, तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो फर्स्ट वी हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट वी लुक एट द वर्ड नाजिज्म. नाजिज्म है क्या? ओके, नाजिज्म इज अ नेशनल सोशलिज्म कॉमनली नोन एज नाजिज्म. तो नाजिज्म का मतलब होता है नेशनल सोशलिज्म. नेशनल आपको पता है किसी भी देश के साथ जो रिलेट करता है. सोशलिज्म चैप्टर 2 हिस्ट्री के रशियन रेवोल्यूशन में आप देख चुके हैं सोशलिज्म क्या होता है. सो नाजिज्म जो है वो नेशनल सोशलिज्म है, जिसको इंग्लिश में नाजिज्म कहा जाता है. This is an ideology and practices associated with the Nazi party, and it was given the name Nazism because it was associated with the Nazi party. तो नाजी पार्टी हिटलर की पार्टी रही है और उसी के नाम से इस नेशनल सोशलिज्म को नाजिज्म कहा जाता है. ओके, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑफिशियली नेम ऑफ द नाजी पार्टी वाज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. एक छोटी सी पार्टी थी जर्मन वर्कर पार्टी, जिसमें हिटलर के आने के बाद इसमें ऐड किया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. एक छोटी सी पार्टी थी ये, वर्कर की यूनियन आप कह सकते हैं, जो काम करते थे डॉक यार्ड पे. तो उन्होंने अपनी इस मजदूर यूनियन को एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए हिटलर को अपॉइंट किया. हिटलर ने इस पार्टी की मेंबरशिप ली और उसके बाद इस पार्टी को वो एक नेशनल लेवल पर ले गया. जैसे इंडिया में आप देखते हो बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी एक नेशनल पार्टी, वैसे ही जर्मन वर्कर पार्टी पूरे देश की पार्टी बन चुकी थी हिटलर के आने के बाद. एंड ऑफ अदर फार राइट ग्रुप्स विद सिमिलर आइडियाज एंड एम्स. तो इसके साथ वो सभी ग्रुप्स रहे, सभी लोग रहे जो हिटलर की इस सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे. तो नाजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ विद डिस्डेन फॉर लिबरल डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो नाजिज्म जो है यहाँ पर वो आप कह सकते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप देखते हैं आज के टाइम पे, जहाँ पर भी आप डेमोक्रेसी को देखते हैं, उसको ये पूरी तरह से नेगलेक्ट करता है. नाजिज्म कहता है कि भाई कोई लिबर्टी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके देश के लिए अच्छा नहीं है. ये यहाँ पर बात करता है एक ऐसे लीडर की जो लीडर क्विक डिसीजन ले, देश को डेवलपमेंट पे लेके जाए. अकॉर्डिंग टू नाजिज्म, democracy, liberal ideas, parliamentary system, they all are wastage. They are not doing their work properly. That is why country need a dictatorship. Dictatorship आप सबको पता है, तानाशाही, जिसमें किसी एक इंसान की मर्जी चलती है, लोगों की बात सुनी नहीं जाती है. तो यहाँ पर नाजिज्म यही कहता है. So you understand what is Nazism? Nazism is a political system. It is an ideology, is a politics, okay, जिसमें एक ऐसी राजनीति जिसमें एक अलग तरह के विचारों को आप देखते हैं, तो उसे नाजिज्म कहा जाता है. भारत में जैसे कहते हैं हिंदुइज्म,
तो दे ऑल आर आइडियोलॉजीज, विचारधाराएं हैं ये, कि किसका विचार कैसा है, उसने अपने इस विचारधारा को अपना नाम दे दिया। तो हिंदुओं की विचारधारा को जो सपोर्ट करते हैं वो हिंदुइज्म के अंदर आता है। ऐसे ही नाजी जो अपनी थिंकिंग रखते थे, उनको अपनी एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहते थे, उसको नाजिज्म कहा जाता है। इसी तरह इटली में फासिज्म पॉपुलर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जर्मनी की, नाजिज्म की। ओके, जर्मनी। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो यू ऑल नो दैट जर्मनी इज़ वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्निकल एडवांसमेंट, कि यहाँ पर आप देखोगे कि मशीनरी, गाड़ियाँ, ये ज़्यादातर जर्मनी की देन है, क्योंकि जर्मनी में आपको टेक्निकल एडवांसमेंट काफ़ी दिखाई देगी। एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, एंड द ऑफिशियल नेम ऑफ जर्मनी इज द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ओके, इट इज इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, covering the area of 3,57,022 square kilometer, and it lies between the Baltic and the North Sea to the north and the Alps to the south. तो 3,57,022 किलोमीटर का एरिया कवर करता हुआ जर्मनी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप को कवर करता है, जिसके बाल्टिक और नॉर्थ सी इसके बीच में रहता है, एल्प्स इसके साउथ में है, डेनमार्क इसका बॉर्डर है नॉर्थ में, पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक ईस्ट में, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड इसके साउथ में है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड इसके वेस्ट में है। So this is the introduction about the Germany, and now we talk about the what happened. Why do we need to discuss this chapter in our class 9? So this start with the story of First World War. In the World War I, you know that it was started in 1918 and 1914 and ended in 1918. तो ये 4 सालों का जो टाइम पीरियड रहा, इसने दुनिया को काफ़ी बदल दिया। पॉलिटिकल, सोशली, इकोनॉमिकली काफ़ी दुनिया में चेंजेस आए, और उन्हीं चेंजेस में से एक था जर्मनी में जो चेंजेस आया था। काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया गया था जर्मनी को, काफ़ी नुकसान उठाया था जर्मनी ने, एंड दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट हिटलर केम इनटू द पावर। हिटलर का जन्म कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ। हिटलर, व्हाई ही इज़ नॉट popular, why he treated people so badly, this was the reason that he did so, the First World War. Okay, so now we look at the First World War incident. World War I was a great global war originating in Europe that lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918. Contemporaneously known as the Great War or the War to End All War, it led to the mobilization of more than 70 million military personnel, including 60 million European, making it one of the largest war in the history. एक ऐसा युद्ध जिसमें 7 करोड़ सेना के लोग मोबिलाइज हुए, इधर उधर गए, जिसमें से 6 करोड़ यूरोप के सैनिक थे। सबसे बड़ा ये कहा जाता है हिस्ट्री का। It is also one of the deadliest conflict in the history, with the estimated 9 million combatant death and 13 million civilian death as a direct result of the war. तो लगभग इसमें 13 करोड़ लोग थे, निर्दोष लोग, आम जनता, 13 करोड़ लोग वो मारे गए थे। ओके, जिसमें 9 मिलियन, 9 करोड़ सैनिक मारे गए थे। While the resulting genocide, the related 1918 Spanish flu pandemic caused another 70 to 100 million death. इसके अलावा यहाँ पर 10 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से 10 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए थे। जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, इसी टाइम कभी ऐसे ही कभी एक स्पेनिश फ्लू फैला था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। सेम ऐसा इंसिडेंट था कोरोना जैसा, लेकिन कोरोना से ज़्यादा खतरनाक था ये वायरस, और इसने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मारा था दुनिया भर में एट दैट टाइम, 1918 के आसपास।
including estimate 2.64 million Spanish flu death in Europe and as many as 675,000 Spanish flu death in the United States, जिसमें से 2.5 करोड़ लोग अकेले यूरोप में मरे थे और लगभग 7 लाख लोग अमेरिका में मरे थे। By July 1914, the great power of Europe were divided into two coalition triple entente consisting of France, Russia and Britain and the triple alliance of Germany, Austria, Hungary and Italy. उसके बाद 1914 में दुनिया जो थी वो दो ताकतों में बट चुकी थी। एक ताकत थी जिसे कहा गया एलीज, जिसमें फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, बाद में यूएस आ गया था, और एक जिसे कहा गया सेंट्रल पावर, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो ये दो वर्ल्ड पावर थी, दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द वर्ल्ड वॉर। World War I was a significant turning point in the political, cultural, economic and social climate of the world. The war and its immediate aftermath sparked numerous revolution and uprising. तो ये जो दुनिया भर की ये जो नुकसान हुआ, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान दुनिया को उठाना पड़ा था। इसकी वजह से काफ़ी रेवोल्यूशन हुई दुनिया में, काफ़ी नए नए गुट बनकर आए। द बिग फोर ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट एंड इटली इम्पोज देयर टर्म ऑन द डिफीटेड पावर इन सीरीज ऑफ ट्रीटीज एग्रीड एट 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और जब वर्ल्ड वॉर दी एंड हुई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, फ्रांस में शांति के लिए एक संधि की गई थी जिसमें वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने की बात की गई थी। इसमें इन देशों ने हारे हुए देशों पर काफ़ी तगड़ा जुर्माना लगाया था, काफ़ी तगड़ी शर्तें रखी थी, जिसमें जर्मनी भी एक था। एंड द मोस्ट वेल नोन बीइंग द जर्मन पीस ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ वर्साई। और वर्साई पैलेस आपने देखा फ्रांस में किसका पैलेस है? लुई 16 का। तो वहाँ पर ये ट्रीटी साइन होती है जिसमें जर्मनी पर काफ़ी हार्ड कंडीशंस थोप दी जाती हैं। एंड जर्मन treated this treatment, the German people took this treatment very disrespectful. They found it very disrespectful. तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जर्मनी की कहानी। जर्मनी पर जो यहाँ पर ट्रीटी हुई, जर्मनी पर काफ़ी कठिन शर्तें लगा दी गई थी, काफ़ी उस पर जुर्माना लगाया गया था, काफ़ी उसके साथ हार्ड बिहेवियर या उसको स्ट्रॉन्गली क्रश करने की कोशिश की गई थी। तो उसी के वजह से जर्मनी के लोग जो थे वो वर्साई या ट्रीटी ऑफ वर्साई के खिलाफ थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई डिटेल में देखेंगे हम इस चैप्टर में। This is end of lecture 1. Okay, stay tuned for the next. You should have your NCERT book with you and also try to have a map, world map, where we have to locate the important countries which were participated during the World War I, World War II and the other event. Okay, so stay tuned for that. Thank you.